जिस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म पे जोर दिया ना, ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मिड और शॉर्ट वाली चीज है, जी। वो आने वाले वक्त में आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज चाहिए। मिड शॉर्ट टर्म जो है, अगर मान लीजिए मिड शॉर्ट टर्म अगर 3 साल 4 साल हो, तब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए डेफिनेटली। आपको जो शॉर्ट टर्म और जो इमीडिएट टर्म रिक्वायरमेंट है, वो आपको कैश लिक्विडिटी है। आपको मान लीजिए किसी की बेटी की शादी है अगले साल, तो मार्केट में नहीं लगाना चाहिए वो पैसा। मेरा वो ये मतलब था। तो आपको जो लिक्विडिटी है, 6 महीने की एक्सपेंसेस, सेफ्टी है, 2-3 साल में झेल पाऊँ अगर मार्केट डाउन हुआ या बेटी की शादी या कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एवरीथिंग शुड बी इन मार्केट इन माय ओपिनियन। ओके। अब मिड कैप आपने जिक्र किया था। देखिए मिड, ये जो लार्ज कैप मिड कैप के ऊपर सिर्फ लार्ज कैप है, और लार्ज कैप कितनी कंपनियां देश में? मात्र 100। तो अगर लोग मिड कैप से ये सोच के ये डरते हैं कि भाई मिड कैप रिस्की है, आप ये समझ लीजिए कि आप क्या सिर्फ 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और उनका उतना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, ग्रो करेंगे मार्केट के साथ और जीडीपी के साथ। आज के दिन अगर आप देखें, सबसे बड़ी जो लार्ज कैप कंपनी है, उसका मार्केट कैप 95,000 करोड़ है। मतलब जो मिड कैप बोल रहे हैं हम, वो एक ज़माने में बहुत बड़ा लार्ज कैप होता था। हम्म। राइट। भारत बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है, और ये जो बहुत ही जल्दी सबसे छोटी मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होने वाला आप है। ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मेरा विश्वास है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें तो जो सबसे छोटा मिड कैप कंपनी है, उसका मार्केट कैप अराउंड 35-36,000 करोड़। ओके। तो और सबसे लार्ज वाला है अराउंड 65,000 करोड़। तो ये जो ग्रोथ है ना, तो 10 साल पहले की बात करता हूँ मैं। 10 साल पहले स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप का मतलब क्या है? स्मॉल कैप से एम्फी और सेबी के क्लासिफिकेशन के अनुसार टॉप 100 लार्ज कैप हुए, हम्म। 101 से लेकर 250 तक मिड कैप हुए, मतलब नेक्स्ट 150, उसके बाद बाकी स्मॉल कैप। तो आपको स्मॉल कैप में सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट कैप है, वो करीब 30-35 हज़ार करोड़ तक पहुंच गया है। तो वी शुड नॉट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। अगर आज का मार्केट का अगर आप मेकअप देखें, तो निफ्टी 50 का अगर अब हम ग्राफ देखें, पिछले आपने शुरू किया था पिछले 1 ईयर का, हम्म। पिछले 1 ईयर का निफ्टी का जो ग्राफ है ना, वो एक घड़ियाल के फेस के प्रोफाइल की तरह है। मतलब एक बड़ा है, लेकिन उसमें जो स्लोप है वो थोड़ा सा कम है। हम्म। और जो मिड कैप इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो एक हाथी की सूंड की तरह है। अच्छा। मतलब नीचे गिरा, फिर उसके बाद अभी ऊपर उठ रहा है। हम्म। ओके। तो मिड कैप जो है, अब चूंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सारा पैसा लार्ज कैप में नहीं लगा सकते। ओके। अब एक फ्लेक्सी कैप फंड, पॉपुलर फंड है, जो सिर्फ 5-6 साल पहले उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज अराउंड 10,000 करोड़। अभी वो दैट फंड इटसेल्फ इज मोर देन 1 लाख करोड़। तो ये लोग सिर्फ लार्ज कैप में नहीं लगा सकते। हम्म। राइट। तो अभी सेबी ने भी एक रेगुलेशन चेंज किया है टू ऑफर विद इन द सेम कैटेगरी वन मोर फंड, सो दैट मोर चॉइस कैन बी ऑफर्ड। हम्म। जबकि पहले 5 साल पहले इतने स्कीम्स हो गए थे कि सेबी ने बोला आप सब रैशनलाइज करो, एक कैटेगरी में एक ही होगा। अब मार्केट इतना बढ़ेगा कि सेबी भी उसको रिलैक्स कर रहा है। तो एक इन्वेस्टर, जो हमारे दर्शक हैं, दे शुड नॉट लिमिट देयर चॉइस टू सिर्फ टॉप 100 कंपनीज। सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिड कैप में ही होने वाला है, और हम आज के दिन वो देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप देखें तो पीक पे उसका वैल्यूएशन था, पीई अराउंड 44 तक पहुंच गया था, 44 तक। हम्म। आज के दिन वो 31.7 पे है। तो इट्स अ ग्रेट बार्गेन कंपेयर टू वेयर इट वाज कुछ महीने पहले। हम्म। और स्मॉल कैप की, अगेन, स्मॉल कैप में आपसे 251 से लेके बाकी जो 3-4 हज़ार कंपनी सब स्मॉल कैप है। हम्म। और अगर आप 251 से लेके 1000 तक जाएं, तो इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज है उसमें। आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, जो भारत का जो नेक्स्ट ग्रोथ है हमारा, एनर्जी इज अ बिग एरिया। इंडिया का कोई भी ग्रोथ हो, एनर्जी विल हेल्प। हम्म। अब जो जीएसटी का जो रिफॉर्म आया है, अभी कंज्यूमरिज्म
कंज्यूमर गुड्स का काफ़ी ग्रोथ होने वाला है, राइट? आप सोच लीजिए कार्स का अगर जो कॉस्ट है अगर 8% गिरने वाला है बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म, कितने और लोग कार खरीदेंगे? सब लोग बोलेंगे ना गाड़ी निकालो, राइट? और जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, सब अपना वो कार खरीदना चाहते हैं। आई नो ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होगा हम लोगों को, लेकिन कंज्यूमर बूम तो होने वाला ही है। अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कम हैं, आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट्स 1% फुल घटा दिया है। जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन है 1.55 रिकॉर्ड लो है। 1.55% काइंड ऑफ इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। तो वी हैव मतलब 3 तरफ से ये टेलविंड आ रहा है। एक तो इन्फ्लेशन कम है, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स कम है, और अभी जीएसटी टैक्स भी कम है। पिछले बजट में सब लोग भूल गए हैं कि इनकम टैक्स तो आप अगर आपका किसी का इनकम अगर 12 लाख रुपया और वो थोड़ा सा अगर वो कारीगरी करे तो 12.75 लाख तक तो टैक्स पे नहीं करना है। कितना सारा कंज्यूमरिज्म होने वाला है। तो ये सारे जो है मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बट एट द सेम टाइम जब इनका जो इम्पैक्ट एक साथ आएगा तो नेक्स्ट बूम ये फ्यूल करेगा। तो इन्वेस्टर को जब भी मार्केट गिरता है दे शुड टेक एडवांटेज और घुस जाना चाहिए मार्केट में। वॉरेन बफेट की एक फेमस सेइंग है कि व्हेन यू फाइंड अ रियल बार्गेन, ट्रक लेके आओ और भर लो सामान। तो वो तभी होगा जब इन्वेस्टर 2-3 साइकिल देखेगा, गिर रहा है फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? वेरिएबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट? मौजूदा वर्सेस मौजूद, ये अगर वो एटीट्यूड बना ले इन्वेस्टर और सही सेक्टर्स में सही क्वालिटी ऑफ कंपनीज अगर उठाएं, या किसी एडवाइजर को पकड़ लें जो उनके लिए कर सकें, या इंडेक्स पकड़ लें, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। अब बैंक में रखने से कितना पैसा बढ़ने वाला है, राइट? इंटरेस्ट रेट्स तो सब बहुत कम हो गई हैं, लिमिटेड है। तो एब्सोल्युटली यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। शेयर बाजार को एक गैम्बल की तरह न देखें और गैम्बल ना करें, वैसे वाले लोग भी हैं, राइट? तो आप पिछले 2-3 पीढ़ी के पीछे जाएंगे तो लोग तो मतलब बोलेंगे नहीं नहीं शेयर मार्केट कभी मत डालना, वो हर्षद मेहता स्कैम में ये हो गया था, वो हो गया था। ये सिमिलरली जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, मार्केट्स 57 to 60% गिरी थी तब। बहुत बड़ा झटका, वो बहुत बड़ा झटका लगा था। और ये अनफॉर्चुनेटली, मैं ये अनफॉर्चुनेट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जनरेशन ने वो देखा नहीं। कोविड का जो झटका भी गिरा था, द फॉल जो है वो 25 से 30% तक ही सीमित था। फिर सारे गवर्नमेंट्स ने आके इतना पैसा घुसाया मार्केट में कि मार्केट्स उठ गई। तो एक बिग फॉल अभी किसी ने देखा नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को मतलब एक तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ थोड़ा डिफेंसिव भी होना चाहिए। इसीलिए मैं ये लिक्विडिटी सेफ्टी ग्रोथ का मंत्र जाप करता रहता हूँ। और अगर मार्केट गिरता है और आप फुली इन्वेस्टेड हो तो आपके पास पैसा नहीं है डालने के लिए, आप इतने इमोशनली स्कारड हो जाओगे कि पैसा गया, डूब गया, एंड दे विल सेल एट अ रॉक बॉटम। वो भी नहीं करना चाहिए। तो मार्केट में फाइनली पैसा तभी बनता है जब आपका टेम्परामेंट सही हो। टैलेंट और स्किल सेकेंडरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेम्परामेंट है। अगर मैं ट्रम्प पे आऊंगी तो देखिए, ट्रम्प ने तो 50% जो ये टैरिफ का ये अभी चल ही रहा है, इस पर इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब निवेशक जाहिर सी बात है वो पैनिक मोड में आएंगे, काफ़ी ज़्यादा टेम्पर लूज होगा उनका। तो उस कंडीशन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो आने वाले वक्त में रहेगी, तो इन्वेस्टर को एक मार्केट को एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं देखना चाहिए, इकोनॉमी को भी ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं देखना चाहिए। इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि जो मैं पैसा जिस कंपनी में डाल रहा हूँ, मैं उस कंपनी का ओनर हूँ, पार्ट ओनर हूँ। आपने एक रिलायंस का शेयर खरीदा, आप मुकेश अंबानी के साथ साथ पार्टनर है उस कंपनी में, ठीक है? तो अगर आप किसी भी कंपनी में डाल रहे हो तो आपको वो क्लैरिटी रहनी चाहिए। आपने स्प्रे कर दिया अक्रॉस 100 कंपनीज, वो मत करना। अगर आपको स्प्रे करना, इंडेक्स खरीद लो, इंडेक्स का ETF या इंडेक्स फंड खरीद लो। तो रही बात, ट्रंप ने टैरिफ का झटका दिया, आपको जागरूक रहना चाहिए, ठीक है? इससे क्या, किस सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, कौन सी कंपनीज का US एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, कौन सी इंजीनियरिंग कंपनीज हुई, कौन सी, अब जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर सबसे ज़्यादा लगाया उन्होंने, राइट?
फार्मा के ऊपर भी लगाना चाहते हैं, लेकिन फार्मा के ऊपर लगाया तो उनके देश में हेल्थ केयर का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे वो चौकन्ने हैं, वो नहीं लगा रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी उतना नहीं लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टर को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, मतलब ये नहीं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर ट्रंप ने टैरिफ की बात करी तो थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए कि किस सेक्टर में इम्पैक्ट होगा, कौन सी कंपनी, उन कंपनियों में पहले निकल जाना चाहिए। और फंडामेंटली किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करो तो हम लोग अपने यहाँ एक रूट्स एंड विंग्स का एक फिलॉसफी फॉलो करते हैं। कोई भी पेड़ अगर अच्छा बढ़ना चाहे तो उसके रूट्स, बुनियाद एकदम पक्का होना चाहिए। तो वैसे ही किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, इसका मतलब कर्जा कितना है कंपनी का। जितनी भी कंपनियां मरी हैं पिछले 10-15 साल में, आप एक जेट एयरवेज ले लो या सत्यम ले लो, सब में एक कॉमन पैटर्न है, सब ने बहुत ज़्यादा कर्जा उठा लिया। और जेट के केस में जब ऊर्जा की कीमत बढ़ गई गल्फ में, मिडल ईस्ट में टर्मोइल के बाद, तो उनको बहुत मुश्किल हो गई इंटरेस्ट रेट्स चुकाने में, तो और कर्जा लिए, तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में फंस गई कंपनी, राइट। तो इवेंचुअली द कंपनी डाइड। सत्यम भी ले लो, सत्यम भी वैसे ही सिचुएशन में गिर गया था, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहा था, ठीक है। जब प्रमोटर प्लेज करना शुरू कर दें अपनी कंपनी की शेयर्स, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है या हो रहा है, तो इन्वेस्टर को निकल जाना चाहिए, राइट। तो इन्वेस्टर को मतलब ये समझना चाहिए कि मैं मान लीजिए मैं किसी कंपनी में पार्टनर हूँ और वो पार्टनर अभी छुट्टी लेके चला गया 10 साल के लिए, तो कंपनी गई ना। आई कैन नॉट बी अ स्लीपिंग पार्टनर इन द कंपनी, आई हैव टू गेट आउट, राइट। तो सिमिलरली टैरिफ का जो भी हो गया है, सिमिलरली अभी कुछ भी नई चीज़ हुई तो उसका फायदा किसको होने वाला है। अब इंडिया में जैसे वी ऑल नो, इंडिया अगले 10 साल के लिए ग्रो करेगा। कौन सा सेक्टर बढ़ेगा? एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स अभी बढ़ेंगे। अभी जैसे हाँ, अभी ये जीएसटी का उन्होंने बहुत अच्छा इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मोदी जी ने बोला कि स्लैब्स कम करने वाले हैं। अब इसमें देखिए ऑटोमोबाइल्स का सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 28 से 18 पे काफ़ी आने वाली है, राइट। सिमिलरली सीमेंट का भी फायदा होने वाला है, राइट। कंज्यूमर गुड्स का फायदा होने वाला है। वाइज द गवर्नमेंट क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर टैरिफ का संशोधन अगर खींचता है, ये चाहते हैं कि इकोनॉमी डिप्रेशन में ना जाए, तो इसीलिए ये सब कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलस मिले, राइट। तो वो जो भी दुनिया में घट रहा है उसका फायदा किसको होने वाला है, उसका नुकसान किसको होने वाला है, इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत पहचान रखनी चाहिए और क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा ग्रीडी नहीं है, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि शेयर बाजार में ग्रीडी नहीं होना चाहिए। 15 से 20% रिटर्न से आदमी बहुत खुश हो जाना चाहिए। जो लोग 25, 30, 40, 50 की कंटिन्यूसली अपेक्षा रखते हैं मार्केट में, उन्हीं को सबसे ज़्यादा झटका लगता है, राइट। तो अगर आप केयरफुली अच्छी कंपनियां सेलेक्ट करते हैं जो उतनी बड़ी नहीं है, जो अभी मिड कैप बोल रहे हैं हम, जो 101 से 250 तक है, जिसका मार्केट कैप इटसेल्फ इज जो अमेरिकी बिलियन डॉलर, सेवरल बिलियन डॉलर्स में ऑलरेडी है, राइट। 3-4 बिलियन डॉलर के ऊपर तो पहुंच ही गई है वो कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनियां वो भी, ठीक है। उनमें डालिए या अच्छे स्मॉल कैप में डालिए, या आप दिन भर रोज़मर्रा जैसे आप घर जाते हैं ऋषिकेश में, आप देखते हैं इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, कौन सी फ्रेंचाइजीज बढ़ रही हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो जिनके साथ हम लोगों का रोज़मर्रा में संपर्क होता है कंपनी के गुड्स के साथ, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, राइट, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और ज़्यादा स्टडी करने की अगर क्षमता है और समय है तो और रिसर्च कीजिए। आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप किसी भी ऑनलाइन स्क्रीनर में जाइए, सब आपको कॉल ट्रांसक्रिप्ट लेकिन कभी ना ये ऑनलाइन वाला फैक्टर भी थोड़ा इन्वेस्टर के लिए भारी पड़ जाता है। जिस तरीके से कोई वीडियो में देख रहा है, उसने वीडियो देखा, इसमें लगा दीजिए, ऑनलाइन में सर्च किया, इसमें लगा दीजिए, फिर वहाँ लगाया, उसे लॉस हो गया। हाँ, तो ये तो इसको टिप फॉलो करना बोलते हैं।
तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना रिसर्च करो, आप देखो आपकी लाइफ में कौन सी कंपनीज और के गुड्स और सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? आप थोड़ा सा जान लो उस कंपनी के बारे में। किसी ने टिप दे दिया, प्लीज़ मत करना। इतनी स्कैम्स हैं, लोग टीवी पे आते थे। अभी तो एक सेबी ने भी एक बहुत फेमस आदमी को अरेस्टेड किया था। वो टिप्स दिए जा रहे हैं और लोग खरीदने से पहले वो लोग खरीद करके फ्रंट रनिंग करके पैसा बना रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट, किसी को ट्रस्ट मत कीजिए। सबसे पहले आप किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए अनलेस वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंप्लाइंस का काफ़ी चक्कर है। एंड अनफॉर्चुनेटली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। बट एज ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए ब्लाइंडली। किसी ने डाल दिया, आप मत डालिए। आपके नेबर ने किसी स्टॉक में डाल दिया, आप मत डालिए। लोग नुकसान के बारे में बताते नहीं है, सिर्फ मुनाफे के बारे में बोलते हैं, ढंडोरा पीटते हैं। तो आप अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत की कमाई उन्हीं कंपनीज में डालिए जो आप कंफर्टेबल हो, जिनके बारे में आप जानते हैं। और मैं ऑनलाइन इसलिए बोला कि ऑनलाइन बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उन कंपनियों के बारे में, टिप्स भी अवेलेबल है, बट आप टिप्स इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो टिप दे रहा है वो आपको पता नहीं क्यों दे रहा है वो टिप, राइट? अगर वो मशहूर आदमी भी हो, अगर टिप दे रहा है, देर वर कुछ पीएमएस कंपनीज थी अर्लियर जो जिनके फंड मैनेजर आके बोलते थे ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन क्या वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब वो कंपनी एग्जिट कर रहे हैं, क्या उनके बारे में बोलते हैं कि ये एग्जिट कीजिए? कोई कभी नहीं बोलेगा। तो इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड खुद ही है, या एक आदमी जो अनबायस्ड एडवाइस देता हो, विच कुड बी अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, वो ही ये कीजिए। अदरवाइज खुद का भरोसा, खुद की मेहनत से आप इंफॉर्मेशन निकालिए। सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, साइट्स हैं, जो डेटा है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट एआई का भी पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि एआई भी ट्रेंड है किसी पुराने डॉक्यूमेंट्स पे। और एआई का एक सबसे बड़ा वीकनेस है हैलुसिनेशन। इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन आपका सवाल उसके ऊपर है, कुछ ना कुछ जवाब वो क्रिएट करके दे देता है आपको। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए किसी को भी।